गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद में आज अपना टॉपिक चल रहा है बास्क में आत्मनिर्णय की मांग। तो बेटा आपके मन में प्रश्न होगा कि बास्क क्या है। बास्क स्पेन का एक क्षेत्र है, स्पेन का एक राज्य है। बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत सवाई क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक अलग स्वतंत्र देश बन जाए। इस आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया है। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा, इसको बहुत ही ईजी तरीके से अपन समझ सकते हैं। जैसे कश्मीर अपने भारत का अभिन्न अंग है, पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। तो जैसे कश्मीर को पहले विशेष दर्जा अपने यहाँ प्राप्त था, लेकिन फिर भी कश्मीर में आतंकवादी गुट और संगठन चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। तो ऐसी ही मांग बास्क क्षेत्र में चलाई जा रही है। बास्क जो इलाका है स्पेन का एक पहाड़ी इलाका है, समृद्ध क्षेत्र है। स्पेनी सरकार ने अपने संविधान में उसे कुछ विशेष रियायतें दे रखी है, स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, वो अपना प्रशासन खुद चला सकते हैं। लेकिन जो बास्क के राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता है वे इन रियायतों से खुश नहीं हैं। वे चाहते हैं कि बास्क जो है स्पेन से अलग होकर एक अलग देश बन जाए। और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं उन्होंने अपनी मांगें मनवाने के लिए हिंसक तरीकों का भी इस्तेमाल किया है, हिंसा करना, आंदोलन करना। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेनी संस्कृति से बहुत भिन्न है। उनकी अपनी भाषा है जो स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती है। हालांकि आज बास्क के मात्र 1/3 लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भूसंरचना उसे शीर्ष स्पेन से भौगोलिक तौर पर अलग करती है। रोमन काल से अब तक बास्क क्षेत्र ने स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया। उनकी न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रणालियां उनकी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती थी। तो जो बास्क राष्ट्रवादी हैं उनका कहना है कि जो स्पेन की संस्कृति है बास्क संस्कृति से अलग है। उनकी अपनी एक अलग भाषा है जो कि स्पेन की भाषा से मैच नहीं करती। हालांकि बास्क के जो 1/3 लोग हैं, 33% लोग हैं, वो इस बास्क भाषा को समझ पाते हैं। और बास्क क्षेत्र की जो भौगोलिक संरचना है वो भी उसे स्पेन से अलग करती है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक बास्क के जो शासक हैं उन्होंने स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया। उनकी न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय प्रणालियाँ उनकी विशिष्ट व्यवस्था है उसके जरिए संचालित होती रही है। आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उनकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाह का अर्थ होता है जो अधिनायकवादी शासक होता है जिस पर संविधान का नियंत्रण नहीं होता, निरंकुश शासक। तो स्पेनी तानाशाह फ्रैंको ने इस स्वायत्तता में कटौती कर दी। स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता। उसने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों यहाँ तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका समाधान हो चुका है। अलगाववादी का अर्थ होता है देश से अलग होने की चाह, अलग देश से अलग मानने की भावना। तो जो बास्क आंदोलन है कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत मानी जा रही है स्पेन में, जब स्पेन के शासकों ने
जो बास्क की राजनीति को प्रशासनिक व्यवस्था थी, अलग व्यवस्था थी, इसको समाप्त करने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया स्पेन के तानाशाह फ्रेंको द्वारा उठाए गए कदम। स्पेन के तानाशाह ने बास्क की जो भाषा है बास्क क्षेत्र में बोली जाती थी उस पर पाबंदी लगा दी। घर में भी कोई बास्क भाषा नहीं बोल सकता था। हालांकि ये जो कठोर थे, दमनकारी कदम थे, अब स्पेन में नहीं है, हटा लिए गए। लेकिन जो एक बार बास्क आंदोलनकारियों के मन में संदेह घर कर चुका है, तो वो अभी भी उनके मन में बना हुआ है। जो विरोधी वो कहते हैं कि बास्क अलगाववादी, जो बास्क आंदोलन के विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि जो बास्क आंदोलनकारी हैं वे इस मुद्दे का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी समस्या नहीं है, इस समस्या का समाधान हो चुका है। तो बेटा, क्या आपके विचार में बास्क राष्ट्रवादियों की अलग राष्ट्र की मांग जायज़ है? जायज़ यानी सही है? क्या बास्क एक राष्ट्र है? राष्ट्र यानी देश? इस सवाल का उत्तर देने से पहले हम कुछ बातों की जानकारी चाहेंगे। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय बाकी सामाजिक समूह से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय का अर्थ होता है कोई भी देश अपना निर्णय खुद ले। आत्मनिर्णय के अपने हुए दावे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अर्थात संपूर्ण विश्व से मांग करता है कि उसकी पृथक राजनीतिक इकाई, पृथक यानी अलग देश या राज्य के दर्जे की मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हों, जिनमें सांझी यानी मिलीजुली पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उच्च इच्छा से भी जुड़े होते हैं और इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है। तो अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि वो अपने देश में उसका निर्णय हो, उसे अपना भविष्य तय करने का अधिकार हो। और आत्मनिर्णय के दावे में जो विश्व समुदाय है उससे ये मांग होती है कि उसे एक अलग देश माना जाए, उसके दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी मांग ऐसे लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं। जैसे कि एक देश है, उस देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों में से किसी के द्वारा ऐसी मांग की जा सकती है। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से भी जुड़े होते हैं। जिसे बेटा अपन ने बास्क आंदोलन के बारे में पढ़ा, तो ये जो दावे थे किसी समूह की संस्कृति की रक्षा से जुड़े हुए हो सकते हैं। बास्क अपनी संस्कृति अलग मानते हैं और वो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसा दावा करते हैं। दूसरी एक तरह के बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप में सामने उस समय एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा, यानी एक जैसी संस्कृति एक देश में होनी चाहिए। तो ये मान्यता अस्तित्व में आई 19वीं सदी में यूरोप में। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ? पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को आजमाया गया, यानी एक जैसी संस्कृति को एक राज्य बना दिया जाए। वर्साय की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी से की गई थी। इस संधि से बहुत से छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, यानी जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था, क्योंकि छोटे छोटे जो टुकड़े थे, छोटे छोटे पार्ट थे राज्यों के, वो जर्मनी के विभाजन के बाद में तो उन्होंने एक अलग देश बनने की मांग रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में बदलाव हुआ। इससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। विस्थापन का अर्थ समझ रहे हैं? एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना। जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान में हिंदू निवास कर रहे थे वो भारत में आ गए, विस्थापित हुए। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए। तो जो वो अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है उन्हें छोड़ करके दूसरे स्थान पर आना पड़ता है। तो वो घरों से उजड़ के उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहाँ पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार बने। सांप्रदायिक हिंसा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हमने देखी थी।
अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। यानी जो अलग संस्कृति है उसको एक राज्य बना दिया जाए, राष्ट्र राज्य का दर्जा दिया जाए, तो सीमाओं को बदला गया। इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी और इस प्रयास के बावजूद ये सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहे। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे और ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। अब अपन ये नहीं मान के चल सकते कोई एक राष्ट्र राज्य एक जैसी संस्कृति है, उसमें कोई दूसरी नस्ल का नहीं हो सकता, दूसरी संस्कृति का नहीं हो सकता। हो सकता है एक राज्य क्षेत्र के अंदर दूसरी संस्कृति के लोग भी रहते तो फिर अल्पसंख्यक कहलाए। और इस विकास का सकारात्मक पहलू यह था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे, अपने भविष्य को तय करने और अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ नस्लीय संस्कृतियां अलग बनी रही और ये अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, वर्साय की संधि के बाद में बहुत से नए राज्यों का गठन हुआ जिनमें एक जैसी संस्कृति थी, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर एक इलाके में बहुत सारी संस्कृतियां निवास कर सकती है। कोई जरूरी नहीं कि उसमें एक जैसी संस्कृति के लोग ही निवास करें। जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, औपनिवेशिक का अर्थ होता है किसी दूसरे देश को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से गुलाम बनाना। तो एशिया और अफ्रीका के देश यूरोप के देशों के गुलाम बने हुए थे और इस औपनिवेशिक प्रभुत्व जिन राष्ट्रों ने गुलाम बना रखा था, उन पर अधिकार कर रखा था, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की थी। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों को सम्मान और मान्यता प्रदान करेगी। तो जो राष्ट्रीय समूह है इनको सम्मान देगी, मान्यता देगी, साथ ही वहाँ के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थी। तो जो अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जुड़ी हुई थी वे प्रत्येक अपने राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करना चाहते थे, उनका ये लक्ष्य था। हालांकि वहाँ भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे, इनके लिए राजनीतिक स्वाधीनता और राज्य सत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे। तो जो ये अलग अलग सांस्कृतिक समूह थे, पृथक राष्ट्र होने का दावा कर रहे थे, वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की राज्य सत्ता सुनिश्चित करना असंभव सा था, क्योंकि ये देश आबादी के देशांतरण, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना, विस्थापन प्रक्रिया, इन देशों में सीमाओं पर युद्ध चलना, हिंसा की घटनाएं घटित होना आम बात बनी रही। इस प्रकार हम उन राष्ट्रीय राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्षों की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। विरोधाभासी स्थिति यानी दो विचार, एक दूसरे के उलट विचार आना। इन देशों ने स्वाधीनता प्राप्त की संघर्ष के द्वारा, लेकिन अब जब उनके ही क्षेत्र में किसी दूसरे पर्टिकुलर क्षेत्र के द्वारा आत्मनिर्णय की मांग की जा रही है, तो वे उन लोगों का, अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। वस्तुतः आज दुनिया की सारी राज्य सत्ताएं इस दुविधा में फंसी है कि आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटा जाए। एक राष्ट्र के अंतर्गत एक राज्य के द्वारा जो स्वतंत्र होने की मांग की जाती है, उस आंदोलन से कैसा निपटा जाए, और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोग ये महसूस करने लगे कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में बिल्कुल सही है। किसी नए राज्य के बनने से सही निर्णय नहीं होगा, बल्कि जो क्षेत्र हैं उनको अधिक अधिकार दिया जाए, उनको समानता के दर्जे पर लाया जाए, लोकतंत्र को अधिक मजबूत किया जाए, यही समाधान है।
समाधान यह सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्ली पहचान के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सके। तो समाधान किस चीज़ में है कि चाहे सांस्कृतिक पहचान अलग है, नस्ली पहचान अलग है, लेकिन लोग देश के एक नागरिक के रूप में, समान नागरिक के रूप में रह सके। ये न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए जरूरी होगा। तो जो ये चीज़ है कि सभी नागरिक समान माने जाए, सभी नागरिकों को समतामूलक स्थिति में लाया जाए, तो जो आत्मनिर्णय के नए दावे उभर रहे उन समस्याओं का समाधान भी होगा, साथ ही देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, देश में एकता और अखंडता बनी रहेगी। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कदर नहीं करता, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो वे देश जहाँ पर अल्पसंख्यक समूहों को दबा दिया जाता है, उनकी सांस्कृतिक पहचान की कद्र यानी इज्जत नहीं की जाती, तो फिर का क्या होगा? तो जो अल्पसंख्यक समूह है वे राष्ट्र पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, वे उन समूह सदस्यों की निष्ठा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान यही है कि सभी, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, अलग संस्कृति वाले हो, सभी को एक साथ लेकर के देश के एक समान नागरिक के रूप में समतामूलक स्थिति पैदा की जाए। सभी को समान अधिकार, सभी को समान इज्जत दी जाए, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे और ये जो आत्मनिर्णय के दावे हैं ये उभर नहीं पाए।